अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुश बाश होंगे। तो मेरे बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। कि हमारे पास जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं और इनके यूनिट्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने क्लास 11th न्यू सिलेबस जो है, जो कि पंजाब बोर्ड के लिए जो रिकमेंड किया गया है, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम उसका जो चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स, उसका टॉपिक जो पहला टॉपिक 1.1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम उसका जो पहला पोर्शन है फ़िज़िकल क्वांटिटी वाला स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हम लोग बुक की तरफ देखें तो ये बुक जो हमारे पास इससे पहला जो हमारे पास सिलेबस था, सेम एज़ इट इज़ वैसे की वैसे ही लग रही है। लेकिन मेरा बेटा ये बुक उससे काफ़ी हट के है, क्योंकि अगर हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास बहुत ही लॉजिकल और कंसेप्टफुल है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो सिलेबस है, इसका जो मकसद है आपको टीच करने का, जो लर्न करवाने का, वो ओल्ड सिलेबस है, यानी इससे जो पहला सिलेबस था उससे काफ़ी हट के है। इसलिए आपको जो है इस सिलेबस को जो है अच्छे से और बड़े ध्यान से जो है वो समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो बिना वक्त गवाते हुए हम लोग आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर कि द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी, कि हमारे पास जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है फिज़िक्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। क्योंकि हम जानते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हम लोग छोटी क्लास में पढ़ के हैं, 9th क्लास में पढ़ा था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वह तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश कर सकें वो क्या होंगी? फिज़िकल क्वांटिटी। अब वो कह रहा है कि उसकी फाउंडेशन जो है फिज़िक्स की वो किस पे डिपेंड करती है? फिज़िकल क्वांटिटी की। इन टर्म ऑफ विच, जिसकी बना पर द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस, जिसकी बना पर हम लोग जो फिज़िक्स के लॉ हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक लॉ पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 9th क्लास में, जिसमें कहा था कि F इज इक्वल टू एम में, है ना। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो फोर्स होगी, अगर जितना ज़्यादा मैस होगा मतलब उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी उसको मूव करवाने के लिए। और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, कोई सेम बॉडी जो सेम मैस हो, यानी दो बॉडीज हो उनका सेम मैस हो, है ना, तो मतलब ये कि अगर हम फोर्स एक पे ज़्यादा लगाएं और एक पे कम लगाएं तो जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी वो उतना ही ज़्यादा मूव करेगी, है ना। अब हमने एक लॉ कह दिया जो हमारे पास था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम लोग देखें, फोर्स हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मैथ मेरे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो मतलब ये कि हम लोग जो फिजिक्स के अंदर जो लॉज हैं, जो एक्सप्रेशन थी, जो कैलकुलेशन थी, जो हम करना चाह रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से स्टडी करेंगे तो क्या होगा? हम लोग जो लॉज हैं, जो फिज़िक्स के जो कानून हैं, उनको अच्छे से जान सकेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फाउंडेशन है फिज़िक्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। ठीक हो गया। देयरफॉर दीज क्वांटिटीज़ हैव टू मेजर एक्यूरेटली, तो इसलिए हमें इन क्वांटिटीज़ को जो है वो एक्यूरेटली, सही से जो है इनकी पैमाइश करनी होगी। दीज आर mass, length, time, velocity, force, density, temperature, electric current and numerous others। तो हमारे पास वो कह रहा है कौन कौन सी हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में। मैस है, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, और इसके अलावा बेशुमार हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं। ठीक हो गया।
अब उसके बाद इस पैराग्राफ में अगर बात करूँ तो इस पैराग्राफ में आपको जो MCQs याद रखना वो ये है कि हमारे पास जो फाउंडेशन है फिजिक्स की वो किस पे डिपेंड करती है। तो मेरा बेटा जब आपको MCQs आए तो आपने टिक करना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। अब इसके बाद आता दूसरा पैरा। अब दूसरे पैरे में मेरे बेटा उसने डिस्क्राइब किया यहाँ पर इसकी जो कैटेगरीज थी यानी टाइप्स थी जिसको हम पढ़ के आए हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटी, उसको यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है। मैं इसको एक दफ़ा रीड कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी है, बेस क्वांटिटीज़, एंड दूसरी कौन सी है, ड्राई क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटी। अब आपको पता है कि बेस क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफाइन ना हो, है ना, और ये इंडिपेंडेंट हो और इससे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज़ बने। और जो इससे मिलकर दो क्वांटिटी बनती हैं वो कौन सी होती हैं, ड्राई क्वांटिटी। तो अगर हम लोग इनकी डेफिनेशन को पढ़ें तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है कि ड्राई क्वांटिटी आर दोस डिपेंड ऑन द बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। इसी तरह से बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी, बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। The base quantities are independent of the physical quantity in term of which other quantities can be defined। तो हमारे पास कौन सी है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बिना पर, जिनकी बेस पर दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है, कौन कौन सी है जी, लेंथ है, मास है और टाइम है। अब यहाँ पर एक छोटी सी जो बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी है वो ये है हमारे पास कि अगर आप को याद हो, हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए थे, हमारे पास 7 टाइप्स थी बेस क्वांटिटी की। कौन कौन सी थी, लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पर उसने जो है सिंपली 3 लिखी हुई हैं। तो एग्जाम्पल दी उसने 3 ली हैं, लेकिन इसका एक यहाँ पर पॉइंट भी है। वो पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो बेसिक थे ना, जनरली हमारे पास बेस क्वांटिटी 3 होती थी। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम। लेकिन वक्त के साथ एवोल्यूशन आई, चेंजिंग, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास जो है वो इनोवेशन आई, हमारे पास टेम्परेचर के बारे में हमने स्टडी किया, और इसी तरह से हमने जो है जब एटॉमिक लेवल पे गए तो हमने जो था मोल्स वगैरह का भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कहते हैं, उसका भी हमारे पास नॉलेज आया। तो इस तरह से बढ़कर जो है हमारे पास 7 बेस क्वान्टिटीज़ बन गई। लेकिन जनरली हमारे पास कितनी थी, पहले 3 थी, बाद में इनोवेशन के बाद हमारे पास इस टाइम कितनी है, 7 फिजिकल क्वान्टिटीज़। ओके हो गया। तो यहाँ से आपने याद रखना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है अक्सर, कि हमारे पास बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। इसके बाद थर्ड पैरा है। अब थर्ड पैरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आपने जो है डिटेल के साथ समझना है, क्योंकि यही आपके इस टॉपिक में से, इस पोर्शन में से एक इम्पोर्टेंस लगता है जो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, मेजरमेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं बेस क्वांटिटीज़ की, वो 2 स्टेप्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से, फर्स्ट द चूज ऑफ स्टैंडर्ड, हमारे पास एक स्टैंडर्ड हम लोग चूज़ करते हैं। सेकंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। दूसरा ये है कि हमने जो एक स्टैंडर्ड बनाया है उसको किसी और एक मतलब प्रोसीजर के साथ, किसी क्वांटिटी के साथ, मकदार के साथ उसको जो है वो मेजर किया जाता है, उसे कंपेयर किया जाता है। सो डैट ए नंबर अ यूनिट आर डिटरमाइंड एज मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। तो हमारे पास एक नंबर और उसका यूनिट जो है वो एक जो हमारे पास मिलता है हमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब ये जो बात है ये बड़ी ही लॉजिकल बात है जिसको आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। तो देखो, पहली बात उसने कही है कि हमारे पास 2 चीज़ें होंगी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, बेस क्वांटिटी को। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, मैस है। मैं पहले इसको अरेज कर लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको जो है वो आसानी समझाने में मुझे आसानी हो। जैसे हम कहते हैं 1 किलो कहते हैं हम लोग, है ना, हम कहते हैं 1 किलोग्राम। तो देखो हम लोग 1 किलो कहते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि जो 1 किलो क्वांटिटी है हम लोगों ने कैसे फिक्स की, या कितनी क्वांटिटी होगी? या हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर, है ना, हमने एक रोड है, तो जो पहले रोड 1 मीटर था वो किस तरह से बनाया गया था, उसका स्टैंडर्ड क्या था? या हम कहते हैं 1 सेकंड टाइम है, तो जो 1 सेकंड है ये किस तरह से बनाया गया था? वो ये चीज़ कह रहा है
कि यहाँ पर पहले क्या था, हमने एक स्टेप के अंदर पहले उसका स्टैंडर्ड फिक्स किया, यानी 1 मीटर होगा, 1 सेकंड होगा, 1 ग्राम होगा यानी 1 किलोग्राम होगा, इस तरह से। फिर हमने उसको क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर किया और उनको एक वैल्यू दे दी कि अगर फ़लाँ चीज़ की इतनी वैल्यू होगी तो वो इसके बराबर होगी। अब वो किस तरह से है, मैं आपके सामने एक पेज लेके आता हूँ, उसके ऊपर लिखी हुई हैं। हम उनमें से जो है 1 से 2 स्टडी करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे टर्म है जो कि हमने आगे जाकर स्टडी करनी है, और अगर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा तो आप टॉपिक से हट जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 करूँ ताकि जो कि आपको ऑलरेडी उनके बारे में पता हो। तो जैसे कि यहाँ पर है मीटर, है ना। तो देखो मीटर हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट है लेंथ का। हम कहते हैं लंबाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जो हमारे पास क्या था जी, मीटर। हम वैल्यू देंगे मीटर, नाम देंगे उसे कि वो 1 मीटर होगा। अब वो 1 मीटर कब होगा, वही आगे डिफ़ाइन किया गया है कि जो 1 मीटर होगा वो क्या होगा जी, डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। खला के अंदर जब लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, जो हमारे पास लाइट है, जब सूरज की रोशनी हमारे तक आ रही है, वो जो लाइट है या हम लोग बल्ब चला रहे हैं, वो जो लाइट है, वो जो लाइट 1 सेकंड के अंदर जितना फासला तय करेगी, जो लाइट होती है वो वैक्यूम के अंदर, खला के अंदर 1 सेकंड के अंदर जितना फासला तय करेगी, वो हमारे पास 1 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास स्पेशली 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रैवल लाइट ट्रैवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 पॉइंट। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है जी 299,792,458 अप्रोक्सीमेटली ये बनती 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू असल में इतनी बनती है। तो इसका मतलब ये है कि जो खला के अंदर जो लाइट होगी वो 1 सेकंड के अंदर जितना फासला तय करेगी वो क्या होता है, 1 मीटर। तो इस तरह से हमने क्वांटिटी को लेके क्या किया, उनके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया और उनको एक SI, है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का एक बेस दे दी कि हमारे पास जब भी हम मीटर लेंगे उसकी वैल्यू इतनी होगी। इसी तरह से बात करूँ मैं हमारे पास सेकंड की, तो सेकंड वाली जो टर्म है वो भी मिलती जुलती से, मैं इसीलिए ये डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो जो 1 सेकंड हम लोग कह रहे हैं क्या होता है, हमारे पास एक एटम है सीज़ियम 133 एटम, जो इसकी ट्रांजिशन होती है, अगर उसके इतने साइकिल्स हों, ट्रांजिशंस के इतने साइकिल्स हों, तो वो किसके बराबर होगा, 1 सेकंड के। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एम्पेयर है, केल्विन है, इससे पहले मैथ रह गया था, वही हमारे पास है, और नंबर ऑफ़ मोल्स भी है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास भी है जिसे हम लोग कैंडला कहते हैं। इसी तरह हमारे पास चलेंगी। ठीक है, तो इन जनरली सिर्फ मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया अभी कि हमारे पास क्या होगा, हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे और उसके लिए कंपेयर करेंगे किसी क्वांटिटी के साथ, और उससे हम SI एक सिस्टम डिनोट कर देंगे। ठीक हो गया। अब लास्ट टाइम में कहता है जी, मेजरमेंट्स मस्ट बी रिलायबल एंड एक्यूरेट सो दे कैन बी यूज्ड इजीली एंड इफेक्टिवली। तो सही बात है, अगर हमारे पास रिलायबल होंगी और एक्यूरेट होंगी तो हम उनको अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये था टॉपिक जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहले नंबर पर MCQs कि हमारे पास फाउंडेशन जो फिजिक्स की है वो किस पे डिपेंड करती है, आपने बताना है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। नंबर 2 पे आपको डिफरेंस आ सकता है बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटीज़ में। नंबर 3 पर आपको याद रखना है कि मेजरमेंट के लिए जो बेस क्वांटिटीज़ है उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके साथ आप जो एग्जाम्पल है ये नंबर 1 वाली, ये सबसे आसान है, और आप जो 9-10 में ये चीज़ें सारी पढ़ के आए हैं, तो मैंने इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली आपको एक्सप्लेन की है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं जिनके साथ कंपेयर किया था उनको जो है अभी तक आपने स्टडी नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता तो आपके लिए ये टॉपिक जो था वो थोड़ा पेचीदा हो जाना था और आपने बोर हो जाना था। खैर, हम लोग आने वाले वक्त में जो है इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, फिर मैं वहाँ पर इन चीज़ों का रेफरेंस दे दूँगा। तो ये था आज का लेक्चर, और इसके साथ यहाँ पर 2 टेबल्स दिए गए हैं, उनको आपने याद रखना है। ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। आपको पूछ सकता है कि इनमें से जो एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं वो पता होना चाहिए, मैकेनिक्स क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, हम लोग इनको 9-10 में पढ़ के आए। और इसी तरह से अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, ये वो हैं जो पढ़ के आए हम लोग सारी। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है और इनको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर के हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।